स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जो कि एक्सर्जी पे है। इस लेक्चर में हम ये चर्चा करेंगे कि एक्सर्जी होता क्या है और वो कैसे रिलेट होता है यूज़फुल वर्क से, और एक्सर्जी का डेफिनेशन क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब कोई भी अगर आप सिस्टम लेते हैं जिसमें एनर्जी है, तो पहला प्रश्न आपके पास ये होगा कि भाई उस एनर्जी को हम कैसे यूज़ करें। जैसे कि हम लोगों ने हीट इंजन की बात की थी कि हीट इंजन एक एनर्जी देता है और उसे कुछ स्पेसिफिकली हीट को कैसे कन्वर्ट करने के लिए वो हम लोगों ने हीट इंजन को डिज़ाइन किया था। वैसे ही क्वेश्चन निकल के आता है कि आप कोई भी अगर सब्सटेंस है जिसके पास कुछ एनर्जी है, तो उसका कितना पोर्शन उस एनर्जी का आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूज़फुल वर्क में। तो ये प्रश्न का उत्तर और ये पैरामीटर देता है ये टर्म एक्सर्जी, जो पहले कभी हम लोग कहते थे अवेलेबिलिटी। कई लिटरेचर में आप देखेंगे, कई किताबों में, जो पुरानी किताबों में है, वो अवेलेबिलिटी को यूज़ करते हैं, अवेलेबिलिटी एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी। इसका मतलब जो एनर्जी अवेलेबल है, जो एनर्जी हमारे पास है, उसका जो पोर्शन जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं वही अवेलेबल एनर्जी हुआ। वही हम एक्सेसिबल है, वही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी को हम कहते हैं एक्सर्जी। तो एक्सर्जी जो है एक यूज़फुल जो है वर्क पोटेंशियल है, कितना उसका पोटेंशियल है वो जो कि वर्क में कन्वर्ट कर सके। और ये हमेशा एक सिस्टम का एक डेफिनेशन होगा, एक स्पेसिफाइड स्टेट होगा, स्टेट जो डिफाइन किया जाता है इसमें। तो इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम, कि जैसे कि अब ये अगर आप कंसिडर कर रहे हैं ये सिस्टम जो इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है 225 डिग्री सेल्सियस, 100 किलो पास्कल दिया हुआ है, और बाहर का भी इन्वायरमेंट सेम है, तो ऐसे सिस्टम में चूँकि हम सिस्टम से सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी स्टेट में भी चेंज नहीं है देखा जाए, और ऐसे में आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में यूज़फुल वर्क में। तो ऐसे स्टेट को जो कि इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग के साथ और इन्वायरमेंट के साथ, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आपका डेड स्टेट होता है। मतलब इस डेड स्टेट का मतलब अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, इससे एनर्जी हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी यूज़फुल वर्क में। बट अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हॉट पोटैटो है, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि अगर 70 डिग्री पे है और इन्वायरमेंट आपका 25 डिग्री पे है, तो ये सिस्टम का जो बाउंड्री है उससे कुछ हद दूर तक जाके ये जो टेम्परेचर चेंज होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और मान के चले कि ये इमीडिएट सराउंडिंग है, ये जो है बिल्कुल बगल में कुछ रीजन है जो जिसे हम लोग कह रहे हैं इमीडिएट सराउंडिंग। ये दोनों अगर लिया जाए तो दोनों के बीच में जो चेंजेस हैं वही आपका के पास वर्क पोटेंशियल की कैपेसिटी है। मतलब उसी से आप निकाल सकते हैं कुछ यूज़फुल वर्क। बट इस प्रोसेस के बाद, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा वो 25 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है वो फाइनली जो बाउंड्री पे आएगा तो वो डेड वर्क हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे ध्यान से सोचें तो पूरा सिस्टम जो है वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है अपने सिस्टम से सराउंडिंग। तो जो भी चेंज है वो उस पाथ में, उस प्रोसेस में है, सिस्टम से सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग की बाउंड्री तक। उसके बाद वो डेड स्टेट आ जाता है। तो जो डेफिनेशन है इन जनरल, हम जब कहते हैं कि हम कोई भी सिस्टम के पास अगर कोई एनर्जी है, तो वो अगर हम उसको रिवर्सिबली इसको यूज़ करें, जिससे कि वो फाइनली वो सिस्टम जो है वो डेड स्टेट पे आ जाएगा, एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे आ जाएगा। तो जो पूरा प्रोसेस के माध्यम से हम जो उसका वर्क निकाल सकते हैं, उस वर्क को मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कहते हैं, अगर रिवर्सिबल के तरीके से हम लोग करें, रिवर्सिबल प्रोसेस करें तो। और यही जो मैक्सिमम वर्क है वो निकल के आता है आपका एक्सर्जी। तो किसी भी सिस्टम में इन जनरल जो इन्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर या जो डिफरेंट टेम्परेचर पे है, उसको हम उसमें एक एक्सर्जी है, उसमें एक अवेलेबल एनर्जी है, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस से हम कहीं ना कहीं से फॉर्म में वर्क निकाल सकते हैं। तो ये
कई किताबों में आपको अवेलेबल एनर्जी के फॉर्म में लिखा होगा, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग और इन जनरल हम लोग एक्सर्जी ही की बात करेंगे इसमें। तो एक तो डेफिनेशन के हिसाब से आप देखिए हमने क्या कहा कि इमीडिएट सराउंडिंग जो है उसको हमने डिफाइन किया, जो वो पोर्शन है सराउंडिंग का जहाँ पे आपका सिस्टम का टेम्परेचर, जहाँ पे इसका टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है। और इन्वायरमेंट वो है जहाँ पे इसका टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया, मतलब वो डेड स्टेट हो गया है, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया है। ठीक है। और जो भी इरिवर्सिबिलिटी है जिसमें अगर होता है तो वो यही फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस में होगा, मतलब ये इमीडिएट सराउंडिंग में रीजन में ही होगा। इन्वायरमेंट में आते आते इरिवर्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में पहुँच जाता है। तो ये जो पूरा डिस्कशन हम चर्चा कर रहे थे वो ये है कि आपका जो है ये जो प्रोसेस हमने कहा कि यूज़फुल वर्क पोटेंशियल जो है सिस्टम का, इसको हम पहले तो एक्सर्जी कहेंगे। ठीक है, तो एक्सर्जी इंपॉर्टेंट हो गया, ये हो गया अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी, और इसको हम लोग यूज़फुल वर्क पोटेंशियल कहेंगे, मतलब कितना उसकी क्षमता है इस सिस्टम की जो उसकी एनर्जी का कन्वर्ट कर सके वर्क में, तो वो एक्सर्जी हुआ। ठीक है, 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्षमता है, जितनी भी क्षमता है उस एनर्जी का, उसको हम लोग यूज़फुल वर्क पोटेंशियल कहते हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि एक्सर्जी जो है वो एक अपर लिमिट है, क्योंकि इसको करने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉसिबल वर्क की नहीं बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, सबसे ज़्यादा और ज़्यादा जो पॉसिबल वर्क है, जो मैक्सिमम की बात हो रही है, तो वो तभी पॉसिबल है, तभी हो सकता है जब वो प्रोसेस को हम रिवर्सिबली करें। ठीक है, और बिना कोई वायलेशन के थर्मोडायनामिक्स लॉ के। तो इसलिए ये एक अपर लिमिट हो गया कि एक्सर्जी, अगर कोई कहता है कि सिस्टम की एक्सर्जी क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस से करेंगे और कोई वायलेट नहीं करेंगे थर्मोडायनामिक लॉज को, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी उस सिस्टम की एक्सर्जी, उसे और वो स्टेट पे डिपेंड करता है, उसका टेम्परेचर चेंज कर दीजिए फॉर एग्जांपल, तो एक्सर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो स्पेसिफाइड स्टेट वो भी इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी स्पेसिफाइड स्टेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे रहेगा। तो यूज़फुल वर्क जो है वो एक सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है। ध्यान दीजिए, अगर स्टेटमेंट आगे हम दोबारा से पढ़े तो ये हो गया, अ सिस्टम delivers the maximum possible work as it undergoes a reversible process from the specified initial state to the state of the environment। तो इसमें एक और चीज़ हम इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हम जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं एक सिस्टम का एक्सर्जी निकालने के लिए, तो पहला तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, दूसरा जो पाथ हम ले रहे हैं या जो फाइनल स्टेट ले रहे हैं, पाथ तो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो फाइनल स्टेट हम ले रहे हैं वो कि एक तो स्पेसिफाइड इनिशियल स्टेट है, मतलब आपको इनिशियल स्टेट बताया गया है, और दूसरा जो फाइनल स्टेट है वो डेड स्टेट है, मतलब वो इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट का स्टेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब हॉट पोटैटो में अगर 70 डिग्री है तो 70 डिग्री सेल्सियस की जो एनर्जी है, हमने तो पोटैटो लिया है, आलू लिया है, लेकिन कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से आपको 25 डिग्री इस सिस्टम को चेंज करने में अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के माध्यम से करते हैं तो हम कितना मैक्सिमम इसका वर्क निकाल सकते हैं, वही वर्क आपका एक का डेफिनेशन हो जाएगा यूज़फुल वर्क पोटेंशियल, और उसी को हम कहेंगे एक्सर्जी। तो अब इसकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं कि अगर सपोज़ एनर्जी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी का जिसको हम कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए एक्सर्जी मतलब कंप्लीट कन्वर्जन होगा, तो एक्सर्जी टोटल हो गया इसका, जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सर्जी हो गया, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सर्जी होगा किसी भी सिस्टम का। बट वही चीज़ जो है इंटरनल एनर्जी के साथ या इंथैल्पी के साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वेन डायग्राम के माध्यम से बताया कि अगर आपके पास टोटल एनर्जी है तो केवल कुछ ही पोर्शन जो है उसे हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए कुछ इसका जो कुछ ही पोर्शन जो है वो एक्सर्जी होगा। ठीक है, और जब वही बात अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये 100% आपका कन्वर्ट कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी न किसी फॉर्म में,
जो वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी को हम इंटायरली 100% कन्वर्जन हो सकता है, और उसका पोटेंशियल, उसके जो यूजफुल वर्क है वो 100% है। इसका मतलब कंप्लीट एक्सर्जी जो है वो, जैसे अगर एक्स कहते हैं, एक्सर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं के में, और एक्स पी मतलब एक्सर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका पर यूनिट मास में दिया गया है, तो वी स्क्वायर बाई 2 हो गया, और ये जी एच हो गया। चलिए अब इसी चीज़ को हम एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपके पास अगर विंड टर्बाइन है, और इसमें ये दिया गया है कि ये 10 मीटर पर सेकंड में से आपका जो विंड है, हवा जो है वो बह रही है स्टेडीली, और इसका डायमीटर दिया गया इस टर्बाइन का 12 मीटर का डायमीटर है। और क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आपका मैक्सिमम पावर इस क्या जनरेट कर सकते हैं, हमको पता करना है कि जनरेट कितना कर सकता है। तो इसका पहले तो एयर को हम मानेंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है। एयर जो जा रही है ये 1 एटमॉस्फेयर में है और 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये अज्यूम करते हैं। तो चूँकि ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया पर यूनिट मास के हिसाब से वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये करीबन जो है 0.5 किलो जूल्स पर केजी आ गया। ठीक है, अगर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, उसको फिर हम लोग पर यूनिट जूल्स में और केजी पर यूनिट केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निकल के आता है ये। ओके, ये इसको अगर, क्योंकि ये तो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कहते हैं 1 किलो जूल्स पर केजी डिवाइडेड बाई 1000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो ये आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके काइनेटिक एनर्जी है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें मैक्सिमम पावर, पहली बात तो क्या होगी, क्योंकि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अभी जो हमने डिस्कशन किया था। तो मैक्सिमम पावर निकल के आएगी आपकी, मैक्सिमम पावर के लिए आपके निकल के आएगी एम डॉट, क्योंकि आपको रेट चाहिए मास, जिस मास से ये फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय के। और ये एम डॉट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि रो जो उसकी डेंसिटी है, एरिया, और जो वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, तो एरिया जो है वो 12 मीटर डायमीटर है, तो आप, और डेंसिटी आपको निकालना है, तो आप टेबल से निकाल सकते हैं एयर का। एयर की डेंसिटी निकल के आ जाएगी 1.18 kg पर मीटर क्यूब, और एरिया निकल के आ गया आपका पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी आपका दिया हुआ है 12 मीटर, और वेलोसिटी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप 12 मीटर डालेंगे तो निकल के आएगा 1335 kg पर सेकेंड। तो आपने एम डॉट में आप ये डाल सकते हैं, तो मैक्सिमम पावर आ जाएगा आपका 1335 kg पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है 0.005 निकल के आएगा, तो 0.05 किलो जूल्स पर केजी, ये निकल के आया 66.8 किलोवाट। इन जनरल जो मैक्सिमम पावर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया हुआ है, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी है, इसकी इफ़िशियंसी इन जनरल 20 to 30% ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको 66.8 किलो वाट आप बेस्ड ऑन जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, लेकिन इसका ये जो टर्बाइन जो अवेल करेगा वो इफ़ेक्टिवली जो डिज़ाइन करते हैं तो निकल के आता है 2030, बट इसकी जो वर्क पोटेंशियल है, जो यूजफुल वर्क है, वो तो कंप्लीट 100% है। इसका मतलब कि एक्चुअल देखा जाए तो रियलिटी में निकल के आता है आपका 20 से 30 किलोवाट ही आप निकाल सकते हैं इससे, बट इसकी जो पोटेंशियल है, यूजफुल वर्क पोटेंशियल है, तो वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, जो कि आपका 0.05 किलो जूल्स पर केजी दिया हुआ है। तो दैट, इससे ये भी पता चलता है कि डिज़ाइन का बहुत मैटर करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉज जो स्टेट करते हैं विंड मशीन के साथ, तो वो हम इस चर्चा से बाहर है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं
और इसमें हम ख़ास तौर पे हम लेते हैं एक्सर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम अ फर्नेस, मतलब फर्नेस से एक्सर्जी ट्रांसफ़र कितना है। यहाँ पे आपके पास जो दिया हुआ है वो है एक लार्ज फर्नेस जो कि ट्रांसफ़र कर रहा है हीट 1100 डिग्री सेल्सियस पे, इस रेट पे कर रहा है, और हमें निकालना है इसका एक्सर्जी फ़्लो जो एसोशिएट करता है हीट ट्रांसफ़र से। ठीक है। सो अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं इसमें जो एक्सर्जी के लिए। सो ये फर्नेस एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि इसको आप समझ सकते हैं कि ये एक हीट रिजर्वायर है जो हीट जो है वो कंटिन्यूसली आपको दे सकता है किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसका जो एक्सर्जी होगा जो हमें निकालना है, फ्लो निकालना है, वो बेसिकली यूज़फुल वर्क पोटेंशियल है, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है वर्क का जो कि हम निकाल सकते हैं। और तभी निकलेगा जब ये इसे उस रिजर्वायर को, इस फर्नेस को हम जो हीट दे रहे हैं वो इसे किसी रिवर्सिबल हीट इंजन के साथ ऑपरेट करे, जो कि ऑपरेट करेगा फर्नेस के टेम्परेचर पे और फर्नेस पे, और जो सिंक होगा वो होगा इन्वायरमेंट पे। ठीक है। तो आप इसे समझ सके कि भाई ये आपका फर्नेस हो गया, इसको हमने हीट इंजन लगाया, और ये आपका सिंक हो गया जो कि 25 डिग्री पे सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे है, और ये आपका जो है 1100 डिग्री सेल्सियस पे है जो TH है। और ये नेचुरली ये वर्क रिवर्सिबल जो देगा, यही आपका जो है इफ़ेक्टिवली एक्सर्जी होगा। इसे हम लोग एक्सर्जी मान के चले, तो यही आपका एक एक्सर्जी फ़्लो कहते हैं। तो ये एक्सर्जी हो गया, यही आपका एक्सर्जी की बात है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी इनफैक्ट ईटा, अगर रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो थर्मल जो TH रिवर्सिबल है, इसमें ये निकल के आएगा 1 माइनस TL/TH, जो कि है 1 माइनस 273 प्लस 1100 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1100। ठीक है। तो ये करीबन जो है 0.76 निकल के आता है। ठीक है। अब ये बताता है कि 76% जो है Q जो यहाँ से निकला है, Q जो आ रहा है, जो Q दिया हुआ है 3000, Q डॉट दिया हुआ है 3000 किलो जूल्स पर सेकेंड, इस रेट से आ रहा है। इसका 76% जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब W, क्योंकि ईटा जो है वो आपका W बाई Q है, Q डॉट और W डॉट हो गया, तो इसका मतलब रिवर्सिबल केस में आप आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये रिवर्सिबल कंसिडर कर रहे हैं, तो W जो मैक्स है, ठीक है, रिवर्सिबल है तो ये मैक्स हो गया, और ये आपका हो गया ईटा जो हमने अभी कैलकुलेट किया मल्टीप्लाइड बाई Q डॉट, और ये हो गया 0.76 मल्टीप्लाइड बाई Q डॉट, जो कि आपका 3000 किलो जूल्स पर सेकेंड आएगा। ठीक है। तो करीबन आप ये नोटिस कीजिए कि करीबन 24% जो है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 24% जो हीट है वो अनअवेलेबल है, मतलब वो आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये समझ में आती है, ठीक है, कि इसमें 26% जो अपने हीट जनरेट ट्रांसफ़र हुआ है वो तो वेस्ट जा ही रहा है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम उसका 76% ही निकाल सकते हैं, और वो तभी निकालेंगे जब आपके पास ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें रिवर्सिबिलिटी रहे, इरिवर्सिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो, तब जाके 76% आएगा। बट वास्तविकता में आपका इससे भी कम रहेगा। ठीक है। तो यही हम बता रहे हैं कि टोटल एनर्जी में से इतना तो करीबन 24% वेस्ट हो गया, और 76% ही आप यूज़ कर पा रहे हैं। इसी को हम कहेंगे एक्सर्जी, जो कि मैक्सिमम वर्क है। तो एक्सर्जी एक यूज़फुल प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के इंजीनियरिंग सिस्टम के लिए काफ़ी वैल्यूबल हो जाता है, पता करने के लिए कि किस कंडीशन पे आप और क्या मैक्सिमम आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर एनर्जी है। बट केवल उससे ही काम नहीं चलता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्योंकि डेड स्टेट हमने रेफरेंस लिया एक्सर्जी का, और नॉर्मली इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में
आप हमेशा डेड स्टेट नहीं लेके आते हैं फाइनल स्टेट। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक्सर्जी डिफरेंस ज़्यादा मैटर कर जाएगा, डिफरेंस ऑफ एक्सर्जीज। पर फिलहाल हम लोग बात करते हैं ये रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबिलिटी का, और ख़ासतौर पे क्लोज सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम लोग क्लोज सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और जैसे कि पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें बाउंड्री मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप एक सिस्टम ले जिसमें कि पिस्टन सिस्टम जो एक्सपैंड कर रहा है पिस्टन के एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो कुछ जो एयर है, जो हवा है बाहर, उसको भी वो उसके अगेंस्ट भी काम करेगा, क्योंकि कुछ वॉल्यूम उसको भी डिस्प्लेस करेगा। तो एग्जांपल के माध्यम से अगर समझे, तो ये आपका इनिशियल अगर सिस्टम है जिसमें कि P0 और V1 है, और फाइनल वॉल्यूम निकल के आता है V2, और इस स्टेट को अचीव करने के लिए, इस स्टेट को पाने के लिए इसको कुछ ना कुछ काम सराउंडिंग पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कितना है काम, वो वर्क हो गया W सराउंडिंग, जो कि P0 मल्टीप्लाइड पे जो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम हो गया आपका ये डिफरेंस जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये निकल के आता है ये V2 माइनस V1। तो इतना जो है काम जो है काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करना पड़ा इसको, जो वेस्ट हो गया एक तरह से समझा जाए, जो कि जहाँ पे ये बाउंड्री मूव कर रही है। तो यूज़फुल वर्क क्या हुआ, यूज़फुल वर्क जो हो गया, एक्चुअल जो वर्क किया है इसने, जो कि W है, और माइनस जो सराउंडिंग वर्क किया है, जो सराउंडिंग जो कि हवा को पुश करने के लिए, वो हो गया। तो नॉर्मली ये जो W सराउंडिंग है वो लॉस है इस केस में। बट अगर सपोज फॉर एग्जांपल कंप्रेशन हो रहा है, ये पिस्टन अंदर नीचे की तरफ आ रहा है और कंप्रेस कर रहा है सिस्टम को उसको, तो वो वॉल्यूम देखा जाए तो नेगेटिव हो जाएगा एक तरह से, तो वो गेन भी हो सकता है। तो इस तरह से क्योंकि कंप्रेस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो कई बार उसे गेन की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यूज़फुल वर्क जो होता है सिंपल W होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी डिफ़ाइन करते हैं ये W रिवर्सिबल, और बाद में हम लोग डिफ़ाइन करेंगे I जिसे कहेंगे इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो रिवर्सिबल वर्क हम डिफ़ाइन ऐसे कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम अमाउंट है जो यूज़फुल वर्क है, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उत्पन्न कर सकते हैं जब सिस्टम अंडरगो करेगा एक प्रोसेस, एक इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल वर्क है जो कि सिस्टम अगर आप A से B तक लेके आ जाएंगे, इनिशियल से फाइनल लेके जाएंगे, अगर रिवर्सिबल है तो उसे हम W रिवर्सिबल कहते हैं, जैसे हमने यहाँ किया। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रीन है लाइन है, इसे हम रिवर्सल प्रोसेस से कर रहे हैं, और इस माध्यम से जो वर्क हो रहा है वो उसे हम W रिवर्सिबल कह रहे हैं। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूज़फुल वर्क है जो कि प्रोड्यूस करने के लिए, या अगर ये वर्क सप्लाई है तो ये मिनिमम वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक्चुअल वर्क होगा वो W है, जो ऑफ कोर्स W रिवर्सिबल से कम होगा अगर ये वर्क प्रोड्यूसिंग कंडीशन है, और वर्क कंज्यूमिंग कंडीशन है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, बट इसे WU हो गया। अगर ये फाइनल स्टेट है, अगर ये फाइनल स्टेट जो है वो इन्वायरमेंट वाला है, इन्वायरमेंट पे है और डेड स्टेट कहते हैं, इन्वायरमेंट ये डेड स्टेट हो गया, तो ये जो W रिवर्सिबल है ये आपका एक्सर्जी हो गया। ये अगर हमने डेफिनेशन ली, यही तो कहा था पहले। अब ये लेकिन एक्चुअल प्रोसेस जो है वो WU है, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको वो कहेंगे हम, जैसे अगर आप W रिवर्सिबल आउट माइनस WU, तो I हमने इरिवर्सिबिलिटी कहा, तो इरिवर्सिबिलिटी वो है जो हम एक्सर्जी को खो दिए हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये I जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तभी अगर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के है, वर्क जहाँ पे वर्क जनरेट हो रहा है, वहाँ पे W रिवर्सिबल आउट माइनस W यूज़फुल आउट हुआ, और जहाँ पे एनर्जी को हमें लेना है जैसे पंप जैसे स्थिति में, तो यहाँ पे हो गया WU इन माइनस W रिवर्सिबल इन, और WU इन जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में आपका कहीं ना कहीं इरिवर्सिबिलिटी जुड़ी हुई है, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए I जो है एक तरह से ये बताता है कि इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, कि जो कि हम लूज़ कर रहे हैं, एक्सर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से आप समझिए। ठीक है, और हमें नॉर्मली कोशिश ये करनी चाहिए कि इस I को मिनिमाइज़ करें किसी न किसी तरीके से। मेनली आप सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटी कम करने के लिए फ्रिक्शन, स्लो प्रोसेस, ये सब चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा इसमें।
चलिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे आपका एक हीट इंजन है जो रिसीव कर रहा है सोर्स से 1200 केल्विन पे। Q डॉट इन दी हुई है, जो कि ये हीट इंजन है जो रिसीव कर रहा है इस टेम्परेचर पे, इस रेट पे। और वेस्ट हीट जो है वो फाइनली सिंक जा रहा है 300 केल्विन पे। हमें निकालना है इसका, अच्छा पावर भी दिया हुआ है 180 किलो वाट पे। अब हमें निकालना है रिवर्सिबल पावर एंड इरिवर्सिबिलिटी रेट ऑफ दिस। मतलब मान के चले अगर रिवर्सल प्रोसेस है, जो कि मान के चले कि ये हीट इंजन तो ऑफकोर्स दिया हुआ है, तो ये रिवर्सिबल पावर एंड द इरिवर्सिबिलिटी रेट ऑफ दिस प्रोसेस। तो रिवर्सिबल पावर की कंडीशन तभी होगी जब आप इसे एज्यूम करेंगे कि ये कार्नोट साइकिल है, आइडल कंडीशन है, तब आपको मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। तो चूँकि आपको दिया हुआ है सोर्स एंड सिंक, तो आप निकाल सकते हैं। और W ऑफ कोर्स ये तो करंट कंडीशन पे दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हमें W डॉट रिवर्सिबल आउट जो है वो आपका ईटा रिवर्सिबल इंटू Q डॉट, ठीक है, इन हो गया। और ये हो गया आपका 1 माइनस, क्योंकि ये कार्नोट मान के चलेंगे रिवर्सिबल है तो 1 माइनस टी सिंक, यहाँ पे सिंक है तो सिंक लेते हैं, डिवाइडेड बाई टी सोर्स। Q डॉट आपको दी हुई है 500 किलो जूल्स। तो इसको अगर आप ये वैल्यूज़ को अगर इंसर्ट करें, 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 500 kg पर सेकेंड, तो ये निकल के आता है 375 किलो वाट। तो W डॉट रिवर्सिबल आउट, दैट इज़ जो आपका रिवर्सिबल पावर है वो आपका 375 आता है। और हमने यही कहा था कि इरिवर्सिबिलिटी क्या है, तो ये आपका रिवर्सिबल आउट तो ये निकल गया 375। और W यूज़फुल वर्क जो इन्होंने निकाला वो आपका 180 के आसपास निकल के आया, जो कि आपने ये निकाला है इसे। तो इन जनरल आपकी इरिवर्सिबिलिटी इस प्रोसेस में अगर 375 आपका है, जो कि मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, माइनस जो आपका दी हुई है तो 180, तो ये आपका एक काइंड ऑफ इरिवर्सिबल है। 195 किलोवाट जो है वो रिजल्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी की वजह से है। ये आपका वेस्ट हो जाएगा इस प्रोसेस में। और 125 तो ये तो टोटल आपका इरिवर्सिबिलिटी हो गया। बट इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आपका सिंक में जा रहा है, ठीक है। तो 500 में से अगर देखा जाए तो 375 ही मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। तो करीबन आपका ये अमाउंट जो निकल के आएगा 125 किलोवाट जो है वो सिंक में रिजेक्ट हो रहा है, जो कि आप ये कुछ कहीं नहीं सही, ये अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये अवेलेबल नहीं है। 195 जो है आपने वेस्ट कर दिया इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, और ये अवेलेबल है नहीं इसमें, तो ये भी इंक्लूड हो गया एक तरह से इसमें। तो एक तरह से 500 किलोवाट आप मतलब 500 किलो जूल्स पर सेकेंड वाट में अगर देखें, तो इसमें से 125 तो ऐसे ही आपको सिंक में वेस्ट करना पड़ा, थ्रो करना पड़ा। 195 आपका इरिवर्सिबिलिटी की वजह से लॉस हो गया, और केवल 180 ही आप यूज़ कर पाए, तो ये आपका लॉस हो गया एक तरह से, ठीक है ना। ओके, बट ये इसमें ये नहीं है 125 किलोवाट इरिवर्सिबिलिटी की वजह से नहीं है, केवल 195 है जो कि इरिवर्सिबिलिटी की वजह से आपका ये डिस्ट्रॉय हो गया है एनर्जी। इसको और डिफरेंट ढंग से समझते हैं, क्योंकि हमने अभी हीट इंजन दिया था। अब एक थोड़ा सा सिस्टम के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास है आयरन ब्लॉक, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे है, 500 केजी का। और यहाँ पे इसको कूल करेंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस, हीट ट्रांसफ़र होगा सराउंडिंग में। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका रिवर्सिबल वर्क हम कितना निकाल सकते हैं और इरिवर्सिबिलिटी इस प्रोसेस में कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। अब इसमें आपको समझना चाहिए कि रिवर्सिबल वर्क
कैसे करेंगे भाई आप आयरन से? तो इसका तात्पर्य ये है कि आप बेसिकली तभी करेंगे जब आप काइंड ऑफ इसे इमेजिन करें कि आपने इसको यूज़ किया है, इस एनर्जी जो भी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र हो रही है उसको आप किसी हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन के माध्यम से, और इसको आप सोर्स बनाइए और साथ में आप इसको सोर्स बनाइए और साथ में इसको आप जो है बाकी जो है एनर्जी इसको आप हीट को थ्रो कर दीजिए सिंक में, जो कि सराउंडिंग है, जो 25 डिग्री 70 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पे है, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हमें निकालना है कि ये W रिवर्सिबल कितना है, ठीक है। तो और ये आपका Q इन है जो कि निकल के आएगा, हमें Q इन भी निकालना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम पहले तो डेफिनेशन में देखें कि क्या कर सकते हैं। ये आपका सोर्स है जो 200 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अगर आप इसे डिफरेंशियल अमाउंट में करें, क्योंकि आपका जो T है वो भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लूज़ करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज हो रहा है, तो डिफरेंशियल, लेकिन अगर रिवर्सिबल फॉर्म में है तो उसे हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशियली जो है ईटा, इसको हम लोग रिवर्सिबल फॉर्म में कहते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग डेल्टा Q इन से, तो ये निकल के आएगा W रिवर्सिबल, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस T सिंक, ठीक है। इसको T कहते हैं और इसको T0 कहते हैं। तो T0 बाई T डेल्टा Q इन, ठीक है। तो W रिवर्सिबल हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1 माइनस T0 बाई T ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब डेल Q को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके चेंज इन आयरन जो ब्लॉक है उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। तो वो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें इसमें एनर्जी बैलेंस लगाना पड़ेगा, वो भी डिफरेंशियल एनर्जी बैलेंस। और इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा E इन माइनस डेल्टा E आउट इज इक्वल टू DE सिस्टम, ठीक है। और ये जैसे आपको पता है ये नेट एनर्जी ट्रांसफ़र हीट, वर्क और मास से होता है, और यहाँ पे केवल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और वो भी केवल निकल रहा है, तो डेल्टा Q आउट कहते हैं। और ये हो गया आपका D ऑफ U। तो मान के चले बाकी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं और केवल इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। और इसको हम लोग कह सकते हैं MC एवरेज DT, ओके। और C एवरेज कितना, जो कि आपका T और T0 का एवरेज के हिसाब से है। आपने कह दिया कि हीट कैपेसिटी उसकी एवरेज है। अब इस चीज़ को मैं, क्योंकि जो DQ निकल रहा है वही Q इन है, जो DQ निकल रहा है वही Q इन है, तो डेल Q इन जो है वो आपका डेल Q आउट है, और ये निकल के आएगा माइनस C एवरेज DT। अब इसी को हम यहाँ प्लग इन करेंगे तो W रिवर्सिबल निकल के आएगा 1 माइनस T0 बाई T, और इसमें आ गया आपका माइनस MC एवरेज DT, ठीक है। और T कहाँ से कहाँ जाएगा? T जाएगा आपका जो इनिशियल जो कंडीशन था 200 से डिग्री सेल्सियस से 27 पे जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं T1 से T0, और T1 आपका जो है वो आपका 200 इनिशियली 200 डिग्री सेल्सियस पे था। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा, इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये T0 बाई T को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो इंटीग्रेट होगा वो निकल के आएगा MC एवरेज T1 माइनस T0, ये पहला टर्म से आया, और दूसरे टर्म से आएगा माइनस MC एवरेज T0 कांस्टेंट है T1 बाई T0। तो ये निकल के आया, तो ये आ गया आपका W रिवर्सिबल, ठीक है। अब इसमें आप ये जो डेटा है दिया हुआ है प्लग इन करेंगे। CV एवरेज आपको निकालना पड़ेगा टेबल से। CV एवरेज आपका ये टेबल मिलेगा A3 से, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे तो पहले तो चीज़ ये निकालेंगे कि W आप निकाले तो ये निकल के आता है W रिवर्सिबल 8191 किलो जूल्स।
अच्छा, केवल अगर क्यू निकालने की कोशिश करें कितना निकल रहा है, तो और ये मान के चले कि सी वी एवरेज है, तो ये टी वन माइनस टी ज़ीरो है, तो ये निकल के आता है 38,925 किलो जूस। ये है क्यू, टोटल क्यू जो है जो निकल के आएगा वही है, लेकिन डब्ल्यू रिवर्सिबल 8191 है। इसका मतलब केवल 21%, इसको अगर देखें क्यू का केवल 21% जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है डब्ल्यू रिवर्सिबल में, ठीक है। और यही आपका मैक्सिमम रिवर्सिबल है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डब्ल्यू रिवर्सिबल है यही आपका एक एक्सर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में। तो 8195 है जो कि 21% है, और यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सर्जी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई आई आपका रिवर्सिबिलिटी कितना है, तो ये हो गया डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू यूजफुल, ठीक है। तो इसमें ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है क्योंकि देखा जाए तो डब्ल्यू रिवर्सिबल आपने लिखा 8191, बट यूजफुल वर्क कितना है। भाई पहली बात तो क्या किया आपने कि ये पूरा का पूरा जो है आपने इस प्रोसेस में क्या किया, इस पूरे का पूरा हीट को और इसके जो एनर्जी को आपने सराउंडिंग में दे दिया। तो इरिवर्सिबिलिटी इस केस में तो पूरा का पूरा हो गया ना, क्योंकि आपका रिवर्सिबल वर्क जो है, जो पॉसिबल रिवर्सिबल वर्क है वो 8191 है, वही आपके एक्सरसाइज अगर निकाल सकते थे। लेकिन ये है कि चूंकि डेड स्पेस में पूरा का पूरा चला गया, आपने पूरा एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस स्टेट के बाद आपके पास बचता नहीं है यूज़फुल वर्क में, तो देखा जाए तो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया ये आपका जो एनर्जी है जो 81 है, तो डब्ल्यू यूज़फुल एक्चुअली ज़ीरो निकल के आएगा इसमें। तो ये क्योंकि इसमें रिवर्सिबल वर्क जो है जो पोटेंशियल है उसी को आपने वेस्ट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, तो देखा जाए तो इरिवर्सिबिलिटी पूरा इरिवर्सिबल हो गया, क्योंकि ये आई जो है टोटल 8191 निकल के आएगा किलो जूल्स, जो कि आपने पूरा लॉस किया है, बिकॉज आपने क्या किया कि ये पूरा का पूरा एनर्जी को आपने इस प्रोसेस में आपने पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया सराउंडिंग में, जबकि एक्चुअल उसकी कैपेसिटी एक्सर्जी जो है इसकी 8191 है, ओके। बट प्रोसेस की रिवर्सिबिलिटी की वजह से क्योंकि हमने वेस्ट कर दिया, इसीलिए आई आपका 8191 किलो जूल्स है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि जो थर्मल एफिशिएंसी है और सीओपी, इसको कई बार हम लोग फर्स्ट लॉ का इफ़िशिएंसी भी कहते हैं, क्या वो सही मायने में सही पैरामीटर है मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस किसी भी डिवाइस के लिए। तो उसका उत्तर इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें इस में ये एक काइंड ऑफ हीट इंजन ही है, और ए और बी दो हीट इंजन हमने यूज़ किया हुआ है। एक को हमने 30% पे, दोनों को हमने 30% पे किया हुआ है। एक की मैक्सिमम कैपेसिटी अगर देखा जाए कार्नोट इंजन के माध्यम से, रिवर्सिबल के माध्यम से, तो इसकी 50% निकल के आती है, ओके। जो कि हम निकाल सकते हैं। आप रिवर्सिबल ए कर दिए, TL/TH कीजिए तो आपको 50% निकल के आएगी। दूसरा जो है लेकिन 70% निकल के आएगी। अब प्रश्न उठता है कि भाई अब आपके बताइए इसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है फर्स्ट जो लॉ के हिसाब से तो भाई 30% दोनों की है, लेकिन एक्चुअली क्षमता के हिसाब से बी जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो एफिशिएंसी की वो 70% है, लेकिन वो काम कर रहा है 30 पे। तो इफ़ेक्टिवली इस चीज़ को से समझ में आता है, इस चीज़ को इस एग्जांपल से समझ में आता है कि फर्स्ट लॉ के बेसिस पे जो थर्मल एफिशिएंसी है या सीओपी मान लीजिए, वो सही मानने में सही पैरामीटर नहीं है जज करने के लिए कि डिवाइस सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सुपीरियर काम कर रही है या। और कई बार ये बहुत ही छोटी मोटी डिफरेंसेस से या शब्दों के खेल से ही समझ में नहीं आता कि कौन सा इक्विपमेंट बेटर है, बट अगर आप ध्यान दें इंजीनियरिंग फॉर्म में तो आपको समझ में आएगा। कई बार डिवाइसेस बेचते भी हैं कि इफ़िशिएंसी है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो सही मायने में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझेंगे उसे, पर इसको करने के लिए इस एग्जांपल से ये समझ में आता है कि ऑफकोर्स फर्स्ट लॉ सफिशिएंट नहीं है, और बी जो है वो इन्फीरियर है, मतलब ये ख़राब परफॉर्म कर रहा है ए से। तो इसी को इसको रेफरेंस मान के, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि क्या हम एक डिवाइस करें एक पैरामीटर जो कि मैक्सिमम के रेफरेंस में कितना काम कर रहा है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 30% है तो 30% मतलब 70 अगर 100 है तो 30% कितना है, अगर वो रेफरेंस माने तो आपको निकल के आएगा एक सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी। तो सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी जो है वो ये इस पे डिपेंड करता है कि जो आपके डिवाइस परफॉर्म कर रही है वो कितना कर रही है रिलेटिव टू जो आपका रिवर्सिबल कंडीशन पे है, मतलब उस जो हमारे मैक्सिमम पॉसिबल है उस मैक्सिमम के कितने पास है। ठीक है, और इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रेशियो कंसिडर करते हैं कि रेशियो जैसे कि आपका ईटा की बात करें, हीट इंजन की बात करें, तो जो आपकी इफ़िशेंसी है डिवाइडेड बाय जो इफ़िशेंसी रिवर्सिबल कंडीशन में हो सकती है। और वही चीज़ है कि अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इस केस में ईटा 2 जो है वो निकल के आएगी 0.3/0.7 और ये निकल के आएगी 0.3/0.5। तो नेचुरली इसकी इफ़िशेंसी जो है ए की वो ज़्यादा होगी, सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी इससे। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई ए की परफॉर्मेंस बेटर है ना। तो यही चीज़ को लेके आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया 0.6 ए की है और 0.43 इसकी है। तो सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी जो है वो अच्छा मेजर है, वो सही मेजर है, सही मानने में प्रैक्टिकल मेजर है, इंजीनियरिंग मेजर है परफॉर्मेंस के लिए कि भाई जो मैक्सिमम इसके पॉसिबल है उसके कितने क्लोज है। तो इससे आप मेजर कर सकते हैं कौन सा इंजन, कौन सा डिवाइस ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसको जनरलाइज करते हैं क्योंकि आप हमेशा ईटा तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको जनरलाइज करने का तरीका ये है कि आप जनरली ये कहेंगे कि यूज़फुल वर्क डिवाइडेड बाय जो वर्क हम रिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब जो कि आप नॉर्मल वर्क निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय जो रिवर्सिबल कंडीशन में। तो एक तरह से एक जनरिक है, ये हो गया वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए है। बट कई डिवाइसेस होंगे जिसमें वर्क प्रोड्यूस नहीं होगा या कंज्यूम नहीं होगा, जैसे हो गया आपका नोज़ल है। तो उसके लिए हम क्या करें फिर? अच्छा, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए आप फिर उल्टा करेंगे, आप करेंगे जो रिवर्सिबल वर्क डिवाइडेड बाय यूज़फुल जो WU जो कि आपका जो नॉर्मल प्रोसेस में होगा। और ऐसे में चूँकि ये ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए ईटा भी आपका यूजुअली लेस देन 1 होगा। और उसी तरह आप रेफ्रिजरेंट और हीट पम्प को भी यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ये सब तो ठीक है कि ये सब जो वर्क कंज्यूमिंग या प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं तो उसके लिए ठीक है, लेकिन हमें एक जनरल डेफिनेशन चाहिए क्योंकि आपके पास और भी डिवाइसेस हैं जिसमें कि वर्क से रिलेटेड नहीं होता है, जैसे कि हमने कहा नोज़ल हुआ उस टाइप के। तो इसको करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक जेनरिक टर्म जो डेफिनेशन जो कि एक्सर्जी या वर्क पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो उसमें ये डेफिनेशन ये है कि ईटा जो है वो है एक्सर्जी रिकवर्ड, कितना हमने एक्सर्जी को रिकवर किया डिवाइडेड बाय एक्सर्जी जो हमने स्पेंड किया है। एक्सपेंडेड मतलब जो कि खर्चा किया हमने। तो एक तरह से रेशियो हो गया जितना हमने रिकवर किया डिवाइडेड बाय जो एक्सर्जी हमने खर्च किया। तो ये चीज़ जो है आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि हीट इंजन में क्या है, तो हीट इंजन में एक्सर्जी स्पेंड का मतलब क्या, एक्सपेंडेड का मतलब हीट इंजन में क्या होगा कि ये होगा कि जितना आपने हीट ट्रांसफ़र किया, एक्सर्जी जो हीट ट्रांसफ़र करते हैं आप इंजन में, ओके, वो होगा आपका एक्सर्जी जो स्पेंड किया, जो कि डिफरेंस है जो हीट सप्लाई माइनस जो एक्सर्जी आपने हीट रिजेक्ट किया है। और जितना आपने नेट वर्क किया है वो आपका हो गया रिकवर्ड, जो एक्सर्जी को रिकवर किया। और वैसे ही अगर रेफ्रिजरेटर और हीट पम्प में देखेंगे तो एक्सर्जी जो आपने एक्सपेंड किया वो है वर्क इनपुट जो आपने रेफ्रिजरेटर पे लगाया, ठीक है। तो हीट इंजन में ऐसा है, ठीक है, T0, TH और TL। रेफ्रिजरेटर ठीक है। तो इसमें जैसे एक्सर्जी एक्सपेंड मतलब ये जो वर्क किया हमने W, ये हो गया एक्सर्जी जो एक्सपेंड, और ये हो गया एक्सर्जी इसमें रिकवर्ड। तो एक्सर्जी रिकवर्ड, एक्सर्जी एक्सपेंडेड, ठीक है। और इस केस में एक्सर्जी रिकवर्ड क्या होगा, रेफ्रिजरेटर केस में वो होगा एक्सर्जी जो हमने
ट्रांसफ़र कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, ओके, तो वो आपका रिकवर्ड जो हाई हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो रिकवर्ड की तरह से है, और जो कि आपका लो टेम्परेचर से निकाल के आ रहे हैं वो। तो इसके एग्जांपल हम के माध्यम से और समझेंगे। और अगर हीट एक्सचेंजर ले तो हीट एक्सचेंजर में दो तरह के फ्लूइड्स आप जोड़ते हैं, तो एक तरह से एक फॉर्म ऑफ एक्सर्जी जो है, जो हीट ट्रांसफ़र हुआ एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में, वही आपका एक्सर्जी जो है वो जो जिसका डिक्रीज़ हुआ तो वो हो गया आपका एक्सपेंडेड, और जो रिकवर किया वो आपका जो इंक्रीज़ हुआ है दूसरे फ्लूइड में वो हो गया आपका रिकवर्ड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे और सोचेंगे, बट एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं केवल। तो अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया है। अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग की बात करें तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, वो आपको हीट कर रहा है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो वर्क कर रहा है डब्ल्यू ई, वही आपका कन्वर्ट हो जाता है हीट में। उसमें तो आप 100% आपका वर्क कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईटा इस केस में क्या होगा, ईटा जो सेकंड एफिशिएंसी है इलेक्ट्रिक करंट में, ये अगर डेफिनेशन के हिसाब से सोचे तो ये हो गया एक्स एक्सपेंडेड। एक्स अगर डेफिनेशन है आपका एक्सर्जी में, अगर सिंबल है एक्स एक्सपेंडेड और एक्स रिकवर्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहे हैं हम लोग अगर, तो ये एक्स रिकवर्ड तो बेसिकली कुछ नहीं, जो टोटल हीट जो जनरेट हुआ वही रिकवर्ड होगा ना, जब क्योंकि आपका पर्पस आपका हीट रिकवर करने का, हीट करने का है। तो इसको हम लोग एक्स हीट कहते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है वर्क किया है इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, और ये एक्स हीट चूँकि ये रिकवर्ड है, इसको मान के चले कि आपने सपोज इस वर्क को जो आपने हीट किया है इसको आपने टोटल क्यू में कन्वर्ट किया है, किसके माध्यम से, कार्नोट इंजन के माध्यम से। क्योंकि ये जो आपको जो एक्सर्जी मिला है इस फॉर्म में हीट को, उसको कम्प्लीटली अगर कन्वर्ट करना है रूम में, तो कार्नोट एक रिवर्सिबल प्रोसेस से करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कार्नोट इंजन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको अगर एज्यूम करें तो ये निकल के आएगा Q जो हमने दिया है 1 - T0/TH, ठीक है। तो ये जो एक्सर्जी रिकवर किया है वो बेसिकली एनर्जी कंटेंट है जो हीट में है, जो हमने वर्क के माध्यम से हीट में कन्वर्ट किया है, जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे, उसको आप कार्नोट इंजन के माध्यम से आप पूरा का पूरा रूम में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक तरह से ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, क्योंकि यहाँ से आप कार्नोट अगर इंजन लगाते हैं तो यहाँ का उसका ईटा आप थर्मल रिवर्सिबल यूज़ करेंगे, और वो Q मल्टीप्लाइड बाई Q.E है, और ये निकल के आएगा ये, और TH/WE। नाउ WE जो है वो दोनों एक्चुअली सेम होंगे, क्योंकि तो इतना ही जितना वर्क किया आपने उतना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो से आप हीट उस कॉइल से आप निकाल रहे हैं, वो टोटल आप एज्यूम करेंगे सेम है। वो फर्स्ट लॉ के कंसिडरेशन है, क्योंकि फर्स्ट लॉ आपको ये कहेगा W=QE, हम एज्यूम करेंगे कोई भी और लॉस नहीं हो रहा है। तो ईटा इलेक्ट्रिकल का सिंपल से निकल के आता है 1 - T0/TH, ठीक है। तो ये आपका ईटा है इलेक्ट्रिकल। और इसको यूज़ भी कर सकते हैं आप एग्जांपल के माध्यम से। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डीलर जो है एडवर्टाइज़ करता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर है जो कि घरों में यूज़ कर सकते हैं, और उसने कहा कि भाई ये 100% एफिशिएंट है, और उसी को सेल कर रहा है।
आपने देखा कि भाई रूम का टेम्परेचर आपको जो मेंटेन करना है वो 21 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का 10 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वेश्चन उठता है कि ये सेकंड लॉ एफिशिएंसी इसकी कितनी है, ठीक है। और तो पहले तो ये आप सोचिए ये एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हुआ। जो एफिशिएंसी ये रेफ़र करता है डीलर, ये फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी के हिसाब से कह रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई अगर एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो द हीटर जो है वो एक यूनिट ऑफ एनर्जी हीट फॉर्म में वो देगा, ठीक है। तो आपने एक यूनिट इलेक्ट्रिक वर्क कंज्यूम किया और वही एक इलेक्ट्रिक आपको देगा। तो वही तो फर्स्ट लॉ बैलेंस से निकल के आएगा, इसीलिए इसका COP जो है 1 आएगा। तो ये वही ये रेफ़र करता है, ठीक है। अब इसी को हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए कि अगर रिवर्सिबल है तो COP एक्चुअल इसका क्या निकल के आना चाहिए। ये तो निकाल रहा है कि COP 1 है, बट इसका एक्चुअल क्या निकलना चाहिए। अगर हीट पंप की तरह से माने तो COP इस चीज़ का 1 माइनस TL बाई जो TH और TL आपका लो है, तो 1 माइनस 10 प्लस 273 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 273, तो 26.7 ही निकल के आता है इसका COP। तो एक्चुअल देखा जाए तो इसका COP तो 26.7 है। इसका मतलब इफ़िशेंसी क्या होगा, इफ़िशेंसी होगा COP जो आपका एक्चुअल है और COP जो आपका रिवर्सिबल है, जो जैसे कि हमने डिफाइन किया है सेकंड लॉ ऑफ इफ़िशेंसी से। तो ये निकल के आता है 0.037, मतलब 3.7%। ये इसकी COP है, ओके। इसका मतलब इसके पास 90 समथिंग प्लस, तो ये कम्प्लीटली इनएफिशिएंट है, वो कुछ कर नहीं सकते इसका। अच्छा, हमने अभी निकाला था ये ईटा 2 इलेक्ट्रिक हीटर का, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप डायरेक्टली। अगर इसको यूज़ करें तो ईटा 2, क्योंकि वो भी सेम ही चीज़ होना चाहिए, वो 1 माइनस T0 बाई TH, तो ये भी आप निकालिए तो वही निकलेगा। ये निकल के आएगा 3.61। सो दोनों फॉर्म सेम ही है, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अगर आप करते हैं ध्यान से देखें तो सेम एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि ईटा 2 इलेक्ट्रिक हीटर का एक्चुअली 3.7% है। तो नेचुरली 100% फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी को कंसिडर करके अगर खरीदेंगे तो थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। हम लोगों को यूज़ करना है ईटा 2 जो है सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी को, और उसको यूज़ करें आप कंपेयर करने के लिए दोनों कई चीज़ों को करने के लिए। बट नोट कीजिए कि 96.3% जो है वो हीट जो लूज़ कर रहे हैं वो कभी कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हम इलेक्ट्रिकल इंजन में, तो वो तो कम्प्लीटली लॉस हो रहा है एक तरह से। तो खैर ये आपको समझ में आया कि पहली चीज़ तो ये कि किसी भी डिवाइस को परफॉर्मेंस का चेक करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छा रेफरेंस नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने एक डेफिनेशन यूज़ किया एक्सर्जी, जो कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क के तरह से आया है और इसके स्पेसिफिक कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। और इन्वायरमेंट जो है उसको हम लोग डेड स्टेट कहते हैं, क्योंकि उसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है तब डेड स्टेट हो जाता है। और ये भी हमने डिफ़ाइन किया कि किस तरह से सेकंड लॉ एफिशिएंसी जो है वो परफॉर्मेंस कितने अच्छे से डिफ्रेंशिएट करती है, बताती है कि कोई डिवाइस A और B अगर सेम एफिशिएंसी है फर्स्ट लॉ से तो कैसे सेकंड लॉ जो के हिसाब से कितना अलग हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रोसेस में बाद में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इंजीनियरिंग डिवाइस में और किसी भी प्रोसेस में वो हमेशा डेड सेट नहीं पहुंचेंगे। तो हमें समझना है कि कैसे अब एक्सर्जी को यूज़ करके इसकी क्षमता जो है किसी भी सिस्टम की क्षमता को हम समझ सकें। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।